राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट के बीच यूबीटी नेता अनिल देसाई ने शिवसेना सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों को सिरे से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई लंबी बैठक के बाद अब पार्टी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा जल्द होने वाली है, जो संगठन में बड़े बदलाव का संकेत देती है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची। अदालत के सूत्रों के अनुसार ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुने जाने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ याचिका दायर की है। नेट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और सुनिश्चित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की पहुंच 22 जून तक सीमित कर दी है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को आखिरकार सोमवार दोपहर से राहत मिलनी शुरू हुई। दिल्ली में पानी की किल्लत और गंदे पानी ने बढ़ाई बीमारी की चिंता। पेयजल संकट भी गहरा गया है। व्यवस्था सुधारने की जनता मांग उठा रही है। बीजेपी के पूर्व नेता के अन्नामलाई ने 21 जून को होने वाले नीट यूजी रीटेस्ट के लिए की गई व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, हरियाणा और गोवा में कुल 11 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में केवल निर्माणकर्ता ही नहीं, बल्कि संबंधित सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तस्वीरों और रिपोर्टों का अवलोकन करते हुए पाया कि कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जारी है, जबकि संबंधित विभागों के अधिकारी उन्हें रोकने में विफल रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि नगर निगम के अभियंताओं और अधिकारियों की निगरानी में अवैध निर्माण हो रहे हैं तो उनकी भूमि की जांच आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल शहरी नियोजन को प्रभावित करती हैं, बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे पर भी प्रतिकूल असर डालती हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में नए अवैध निर्माण पाए गए हैं, वहां के कार्यकारी अभियंता ईई, सहायक अभियंता एई और कनिष्ठ अभियंता जेई की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बीच करोलबाग जोन के अंतर्गत मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जारी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही तस्वीर पेश करते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि करोलबाग जोन में हाल ही में स्थानांतरित होकर आए डिप्टी कमिश्नर दिलखुश मीणा तथा भवन विभाग के कार्यकारी अभियंता KR मीणा के कार्यकाल में भी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर अपेक्षित सख्ती दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे प्रतीत होता है मानो अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी हों और पूरे जोन में कोई अवैध निर्माण हो ही नहीं रहा हो, जबकि वास्तविकता इससे अलग बताई जा रही है। आरोप है कि मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्लॉटों का विभाजन किया जा रहा है। सरल योजना के प्रावधानों का लाभ उठाकर कई स्थानों पर बड़े प्लॉटों को 2 और 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है, जिससे भवन उपनियमों की भावना पर प्रश्न उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस प्रक्रिया के कारण दिल्ली सरकार और भारत सरकार को हर महीने करोड़ों रुपए के संभावित राजस्व का नुकसान हो रहा है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में भी कई निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से प्लॉट संख्या 2/63 का मामला चर्चा में है, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि व्यवसायिक उपयोग के लिए अवैध निर्माण किया गया है तथा भवन से अत्यधिक छज्जा निकाला गया है।
जो भवन नियमों के अनुरूप नहीं है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि निर्माण मानकों की अनदेखी कर बनाई गई ऐसी इमारतें किसी भी बड़े भूकंप के झटके को सहन करने में सक्षम नहीं होंगी और भविष्य में गंभीर हादसों का कारण बन सकती हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 4 मंजिला से अधिक निर्माण पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र और टिम्बर मार्केट के कई हिस्सों में 5 और 6 मंजिला इमारतें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये निर्माण न केवल भवन नियमों को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अब सबकी निगाहें करोल बाग जोन, मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ वास्तव में ठोस कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी केवल फाइलों और रिपोर्टों तक सीमित रह जाता है। लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सुशासन, संस्कृति और समृद्धि पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश से आए प्रतिनिधियों को मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की पावन भूमि उत्तर प्रदेश को जानने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यहां हर वर्ष करीब 150 मिसाइल का उत्पादन होगा तो प्रदेश को लगभग 135 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अब तक 35,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। रामभाऊ म्यालगी प्रबोधिनी के तत्वाधान में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग D3 त्रिवेणी क्रिएटर्स कॉन्क्लेव के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, पिछले 3 दिनों से डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग के इस कार्यक्रम के बहाने आपको मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी की इस भूमि उत्तर प्रदेश में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 3 दिनों के आपके इस संवाद और उत्तर प्रदेश दर्शन के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी का सबसे पहले हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को अपनी आंखों से देखा है और उसको समझने का प्रयास किया। मुझे बताया गया कि आप अयोध्या भी गए थे, अयोध्या को नजदीक से आप लोगों ने देखने का प्रयास किया। यद्यपि गर्मी रही होगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप लोगों ने अयोध्या में जाकर के नई अयोध्या की दर्शन किए हैं। आपने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया, उसके वहां भी आप जाकर के देखे हैं यूपी में कैसे बदल रहा है, बदलता हुआ यूपी क्या है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने उस इंस्टीट्यूट को भी देखा और वहां जाकर के वहां की लैबोरेटरीज को भी आप लोगों को नजदीक से देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल भी यहीं लखनऊ में बन रही है। देश की सुरक्षा की हाइपरसोनिक मिसाइल ये लखनऊ में बन रही है और उस मिसाइल के निर्माण के लिए हमने लैंड फ्री में उपलब्ध करवाई, यूपी गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई। और आज वहां पे जब 150 मिसाइल बनने लगेंगे हर वर्ष, तो यूपी को 135 करोड़ का जीएसटी भी उससे मिलेगा। आप सोचो, तो हमारी इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छी हुई इसमें कि अर्थशास्त्र तो यही है कि हम सीधे नहीं लिए, लेकिन दूसरे तरीके से पैसा यूपी को प्राप्त हो जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल यहां बन रहा है। 6 नोट प्रधानमंत्री जी ने यूपी के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए दिए, जिसमें लखनऊ एक है, कानपुर है, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट। हम लोग ये मानते थे कि यूपी को 20 से 25 हजार करोड़ का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होंगे और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी को अब तक 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्राप्त हुए हैं और ज्यादातर नोड ने अपने यहां प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो ये संभावनाएं भी यूपी में है और ब्रह्मोस मिसाइल भी यहां लखनऊ में आज बन रही है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ने पिछले 9 वर्ष के अंदर
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा तय की है। पहचान के संकट से मुक्त हुआ है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बन करके अपनी ताकत का एहसास हर एक सेक्टर में करवाया है। अब यूपी देश के अंदर पिछड़े राज्यों में नहीं गिना जाता है। इकोनॉमी में देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी आता है। देश की किसी भी वेलफेयर की स्कीम हो उसमें यूपी देश के अंदर टॉप 2 में यानी नंबर 1 पर होगा, नहीं तो नंबर 2 पर तो यूपी का नाम अवश्य होगा। किसी भी स्कीम में अगर आप उठाकर देखेंगे ये जरूर यूपी आज के दिन पर देखने को मिलता है। निवेश के मामले में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी जैसे राज्य में कल्पना थी, आज है। और यूपी ने अपने अनुरूप उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पिछले 9 वर्ष के अंदर क्रिएट किया। भारत की वैदिक ज्ञान की धरोहर की भूमि नैमिषारण्य बगल में है। हम उसका भी पुनरुद्धार और उसको आध्यात्मिक रूप से पुनर्जागृत करने का काम वर्तमान में हमारी वहां कार्य योजना चल रही है। ये बहुत कुछ यहां पे है और उन सभी केंद्रों में आप सभी क्रिएटर्स पहुंचेंगे तो मुझे लगता है देश और दुनिया को इसको समझने और उन तक पहुंचाने के लिए और उस ओपिनियन मेकिंग के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका होगी। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपके आगमन के लिए अभिनंदन भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज कैमूर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां मुंडेश्वरी धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने 196 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सहयोग शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्ध बिहार की परिकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर कार्यक्रम के तहत अब तक 3,03,678 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,61,628 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लगभग 90% आवेदनों का समाधान किया है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां नए कॉलेज खोले जाएंगे और सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। आज मां मुंडेश्वरी धाम धर्मशाला के इस प्रांगण में इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों मैं सर्वप्रथम आया और मां के दरबार में गया साथियों, और मां के दरबार में आशीर्वाद लेने गया कि बिहार की उन्नति हो, बिहार समृद्धि का रास्ता खोल सके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध बिहार बने। उसके लिए कामना करने मां के दरबार में गया और मां के दरबार से सीधे आपके दरबार में आया हूं। साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग 1 महीना पूरने वाला है 1-2 दिनों के अंदर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। इसका मतलब है बिहार में जो आवेदन प्राप्त हुए उसमें 90% जो आवेदन था उसका निष्पादन हमारी सरकार ने किया है। कई योजना हम लोगों ने शुरू किया है। अभी आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि हम लोगों ने तय किया है कि हम जुलाई माह से सभी वैसे प्रखंड जिस प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोल रहे हैं
और मॉडल स्कूल का पैरामीटर स्पष्ट है कि मॉडल स्कूल ऐसा बनेगा जो बिहार के बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे को आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। कैमूर के लोगों को बनारस जाना पड़ता है, बीएचयू में जाना पड़ता है। मैंने तो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, बीएचयू का एक सेंटर बिहार की इस धरती पर भी खोलने का काम कीजिए, क्योंकि एक व्यवस्था खड़ा करना है। हमारे लोग शिक्षित हो, पढ़कर आगे बढ़े और स्किल्ड भी हो। इसलिए हमने तय किया कि जो मॉडल स्कूल है, जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा, और उस केंद्र में हम लोग ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। इस पवित्र धरती से मैं जरूर यही कामना करता हूं कि बिहार आगे बढ़े, भारत समृद्ध हो और भारत विकसित हो। इस सपने को साकार करने में ये सहयोग शिविर आपको मदद करेगा। सहयोग में मैं अपने तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जिन लोगों को दिक्कत है उसको सहयोग कार्यक्रम में पहुंचाने का काम कीजिए। और क्योंकि 30 दिन में आदेश होगा, और 30 दिन में जब आदेश होगा तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और आपके प्रति भी बढ़ने का काम करेगा। तो आप लोग जाएंगे ना साथियों, जाएंगे ना, लोगों को जोड़ेंगे ना। तो देखिए, माता मुंडेश्वरी माता की धरती पर आया और इस सहयोग कार्यक्रम से आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए मैं तो सबको फिर से आह्वान करता हूं, पूरे बिहार वासियों को भी बिहार की समृद्धि के लिए आप तमाम लोग इससे जुड़ जाइए और सहयोग शिविर के माध्यम से इस बिहार के आम लोगों को, बिहार के गरीबों का कल्याण करने का काम कीजिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गोवा की जनता बढ़े हुए बिजली बिलों और लगातार हो रही बिजली कटौती से बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, लेकिन भारी भरकम बिल जरूर भेजे जा रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि जनवरी 2024 से मई 2025 के बीच महज 16 महीनों में गोवा में करीब 19,000 बार बिजली कटौती हुई, जिससे राज्य बिजली संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और गोवा की जनता की मांग है कि राज्य सरकार हर घर को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे, 15 जून तक के लिए सभी बकाया बिजली बिल माफ करे और बिना किसी कटौती के 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। गोवा के लोग इस टाइम एक चीज से सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा एजिटेटेड हैं, गुस्से में हैं, और वो है बिजली के जो हाई बिल्स आ रहे हैं। बिजली नहीं आ रही है, बिल आ रहे हैं। इनके अपने मंत्री दिगंबर कामत साहब ने अभी थोड़े दिन पहले इशू उठाया था कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किसी के 3,000, छोटे सा कमरा, एक कमरे का घर 3,000 बिल, 5,000 बिल, 2 कमरे का घर 10,000 बिल, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। और बिल ज्यादा आने के कई कारण हो सकते हैं। किसी का गलत बिल आ रहा है, गलत बिल आ गया तो धक्के खाते रहो उसको ठीक कराने के लिए, ठीक नहीं होता। किसी की कुछ पेनल्टी लग गई, किसी का कुछ इंटरेस्ट लग गया, किसी का लोड बढ़ाने का बिल आ रहा है, कुछ भी 100 कारण है बिल गलत आने के, बिल ज्यादा आने के। दूसरा, लोग पावर कट से परेशान है, खूब जबरदस्त पावर कट लग रहे हैं। मुझे डेटा जो मिला है उसके हिसाब से जनवरी 2024 से मई 2025 तक
ऑलमोस्ट 16 months में 19,000 power cuts. It's as if Goa has almost become a city of power cuts, state of power cuts. This data was presented by the government in assembly. Similarly, January 2026 हर परिवार को फ्री होनी चाहिए, जैसे हमने दिल्ली में और पंजाब में किया, वैसे ही 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने फ्री मिलनी चाहिए. Number 2, all the arrears up to 15th June should be waived off so that people start on a clean slate. And this we are talking only of domestic consumers. All the arrears up to 15th June, अगर सबके arrears zero हो गए और 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई, तो almost 76% of Goans, 76% of Goan families will start receiving zero bills. Their arrears will, and this will be a huge relief to the people of Goa. 76% families का पुराना माफ हो जाएगा, नया आना बंद हो जाएगा, उनके बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे. एंड तीसरी, अगर आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का क्या फायदा. तो डू वट एवर इट टेक्स. इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देर इज सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी, पर जो मैनेजमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट सफर्स फ्रॉम सीरियस डिस्क्रिपेंसीज. तो आप 24 घंटे बिजली दीजिए. तो 3 डिमांड, 300 यूनिट बिजली फ्री, दूसरा एरियर्स सारे 15 जून तक के एरियर्स माफ, और तीसरा 24 घंटे बिजली दीजिए. एक इशू जो अभी और चल रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं. स्मार्ट मीटर्स की क्या ज़रूरत है. आप स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम रखिए. People are against smart meters. People are demanding that smart meters should not be installed. We live in a democracy. जो जनता चाहती है वही होना चाहिए. अगर जनता स्मार्ट मीटर्स नहीं चाहती तो नहीं लगने चाहिए. क्या जरूरत है स्मार्ट मीटर्स की, क्यों थोपे जा रहे हैं जनता के ऊपर. सो दैट स्मैक्स ऑफ अ स्कैम कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स को. एक क्वेश्चन ये उठेगा जब मैं बोलता हूँ कि बिजली 300 यूनिट फ्री कर दीजिए, एरियाज माफ कर दीजिए, 24 घंटे. इज इट पॉसिबल टू डू. Am I just raising a political, चुनाव आ रहे हैं तो मैं भी एक पॉलिटिकल मुद्दा उठा रहा हूं. ऐसा नहीं है. दिल्ली में हमने बिजली फ्री करके दिखाई. पंजाब में अभी 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर परिवार को हर महीने. तो बिजली फ्री दिल्ली में 10 साल से फ्री बिजली दे रहे थे. इट वाज सिंस 2016, और अभी भी हमारी सरकार चली गई है, बिजली मुफ्त है. तो बिजली मुफ्त देना पॉसिबल है. सेकेंडली, पुराने एरियर्स माफ करना पॉसिबल है, वो भी हमने दोनों जगह किए. और तीसरा, क्या 24 घंटे बिजली करना पॉसिबल है. दिल्ली में हमने करके दिखाया. दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी बहुत पावर कट्स लगते थे, लेकिन 3-4 साल मेहनत करने के बाद हमने दिल्ली के अंदर पावर कट जीरो कर दिए. 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो गई थी. पंजाब में वी आर ऑन द जॉब. वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग पंजाब जीरो पावर कट. पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी. यहाँ पे इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, वो बिजली 24 घंटे नहीं कर पाई. अगर उसमें भी सीएम साहब को थोड़ी मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं. पौड़ी में जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2026 के तहत विकास कार्यों के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन पौड़ी के इतिहास में विकास और प्रगति के नए अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है. उन्होंने बताया कि जनपद के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए 19 परियोजनाओं का लगभग 110 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सरकार विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने खेत में कृषि कार्यों में भाग लेकर रासायनिक खाद्य के कम उपयोग, मिट्टी की उर्वरता बचाने और आत्मनिर्भर खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया. भाइयों बहनों, आज एक काम पौड़ी में शानदार शुरू हुआ. एक यहाँ आने से पहले मैंने साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया.
और उसका साइंस सिटी का भ्रमण किया। शानदार उसका यहाँ पर स्थापना उसकी हुई है, वो खुला हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग उस म्यूजियम को देखने के लिए जरूर जाइएगा। जब भी आपको समय मिले तो आपको सच में एक अच्छा अनुभव वहां पर होगा। और इसके यहाँ पर स्थापित होने से साइंस सिटी पूरे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं पे तथा भावी वैज्ञानिकों के जो उनके सपने हैं, उन सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर कैसे नवाचार आता है, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे उनके दिलो दिमाग को हर तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और उनकी नवाचार की भावना को मजबूत करेगी। भाइयों बहनों, आज का दिन पौड़ी के इतिहास में विकास और प्रगति के एक नए अध्याय के रूप में भी अंकित होने जा रहा है, क्योंकि आज अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने यहाँ के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 19 योजनाओं का 110 करोड़ रुपए की लागत से उनका आज उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, शिलान्यास और उनका लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं, ये केवल योजनाएं नहीं बल्कि यहाँ के हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने का हमारी सरकार का पवित्र संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इसके मंत्र को लेकर समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भाइयों बहनों, और इसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम यात्रा में 35 लाख से भी अधिक चार धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्षों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक हमारे देवभूमि विभिन्न स्थानों में पर्यटन के लिए आ चुके हैं। आज हम एक जहां चारों धामों के बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ सारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में गरीब लोगों तक, पहाड़ के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी दोनों हमारे काम आनी चाहिए। हम काम लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई युवा अब रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपना पैतृक स्थान, अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आज हमारे यहाँ की होम स्टे योजना आज पूरे देश के अंदर एक अपनी अलग छाप छोड़ रही है। लोग आ रहे हैं, होम स्टे में रुक रहे हैं, उनको लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति से भी उनका एक अमिट जुड़ाव हो जाता है। उसके साथ साथ अपने घर का जैसा घर उनको देवभूमि उत्तराखंड में भी मिलता है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ बेड इन उत्तराखंड बड़ी संख्या में आप त्रिजुगी नारायण से लेकर हमारे अनेक स्थानों पर आज अपने बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, विवाह के लिए आ रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, ये हमारी राज्य की मातृशक्ति को बनाए हुए उत्पादों को पूरे विश्व में व्यापक पहचान दिलाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ दिन रात कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में पौड़ी जनपद के आप मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे। इन्हीं सपनों के साथ मैं पुनः आप सभी को जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भूमियाल देवता बाबा कंडोलिया ठाकुर से पूरे प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम